आओ। डस्टर लाओ तो थोड़ा सा। उतर गया तो लोग का हो गया उतारे लिख लिया तो थोड़ा फिर समझ लो। सरल आकृति किसको कहते हैं? ठीक है, सरल आकृति किसको कहते हैं? रेखाखंडों की मदद से बनी ऐसी आकृति, रेखाखंडों की मदद से बनी ऐसी आकृति जो कहीं भी कटी ना हो, जो कहीं भी कटी ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सरल आकृति कहते हैं। सरल आकृति के उदाहरण में एग्जांपल में हम लोग वर्ग ले सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आयत ले सकते हैं, त्रिभुज ले सकते हैं, और ये जो बना हुआ है, ये जो आकृति है, इसको भी हम लोग सरल आकृति बोलेंगे, क्योंकि ये भी एक से अधिक रेखाखंड से बना हुआ है, लेकिन ये भी कहीं एक दूसरे को काटा नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? सरल आकृति। त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी बना है, चतुर्भुज भी ले सकते हैं, ये सरल आकृति में ही हम लोग इसकी गिनती करेंगे, ठीक है। सरल आकृति के बाद आता है बंद आकृति। सरल आकृति के बाद क्या आता है? ऐसे तो हम पहले ही तुम लोगों को बंद आकृति को दिखा चुके हैं, क्योंकि त्रिभुज जो बना है, त्रिभुज बंद है, त्रिभुज कहीं भी खुला हुआ नहीं था, चतुर्भुज भी कहीं खुला हुआ नहीं था, वर्ग भी कहीं खुला हुआ नहीं था, मतलब कहीं उसमें से घुसने का रास्ता नहीं था, और आयत में भी इस तरह से वो भी क्या था? बंद ही था। तो थोड़ा सा बंद आकृति के बारे में फिर से हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बंद आकृति क्लोज फिगर, क्लोज फिगर, ऐसी आकृति जो कहीं भी खुली न हो, ऐसी आकृति, पहले सुन लो, ऐसी आकृति जो कहीं भी खुली न हो, ऐसी आकृति जो कहीं भी खुली न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बंद आकृति, उसे बंद आकृति कहते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फिर उस एग्जाम्पल में हम उसी को रिपीट करते हैं। जैसे त्रिभुज, ठीक है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, और अगर हम लोग वृत्त को भी ले लें तो ये भी क्या है? ये भी बंद आकृति ही है, ठीक है, ये भी क्या है? बंद आकृति है। तो बंद आकृति के बारे में तुम लोग समझ गए कि बंद आकृति किसको
बोलते हैं। सीधा है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है नहीं। जो आकृति बंद होगा, जो आकृति बंद होगा उसको क्या बोलेंगे? बंद आकृति बोलेंगे। ठीक है, इसको लिख लो। तो वहां लगा दीजिए। लिख लिया? क्या था बेटा? लिखो, लिख लीजिए। हो गया? इसमें मतलब क्या दिखता नहीं है सही से क्या? लगा दो रे, लगा दो, खिड़की लगा दो। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो बोलना। लिखो तो तुम लिखो, तुम्हारा हुआ लिखो, लिखो घबरा मत, लिखो। हो गया? ये सब बनाई, ये बनाई, फिगर बनाई, फिगर बनाओ। एग्जाम्पल यहाँ जहाँ तक लिखे वहाँ तक लिखना है। देखो अभी जो हम बताएं सरल आकृति, बंद आकृति, इसका बताने का उद्देश्य क्या था? सरल आकृति बताएं, पहले सरल आकृति बताएं, पहले क्या बताएं? सरल आकृति, फिर क्या बताएं? बंद आकृति।
सरल आकृति बताया, फिर बंद आकृति बताया। इन दोनों को बताने का क्या उद्देश्य था? ये जो दो बात बताया, इसका बताने का क्या उद्देश्य था बताओ? इसके बताने का यह उद्देश्य था कि हमको बताना था बहुभुज। हमको क्या बताना था? बहुभुज, पॉलीगॉन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। ठीक है, तो हमको पॉलीगॉन बताना था। तो पॉलीगॉन बताने के उद्देश्य से ही हम सरल आकृति और बंद आकृति को समझाए। तो जब तक हम लोग सरल आकृति और बंद आकृति को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग बहुभुज को नहीं समझ सकते हैं। तो यही कारण है कि बहुभुज बताने से पहले हम जो है सरल आकृति और क्या बताए? बंद आकृति। अब बहुभुज किसको कहते हैं इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो, बहुभुज किसको कहते हैं? बहुभुज कहते हैं ऐसी सरल आकृति, ऐसी सरल आकृति जो बंद हो। आनंद सुनो ध्यान से, ऐसी सरल आकृति जो बंद हो या ऐसी बंद आकृति जो सरल हो, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो देखो, बहुभुज का परिभाषा हम ले सकते हैं कि ऐसी सरल आकृति ऐसी सरल और बंद आकृति, ऐसी सरल और बंद आकृति जो दो से अधिक भुजाओं से बना। ऐसी सरल और बंद आकृति जो दो से अधिक भुजाओं से बना हो, जो दो से अधिक भुजाओं से बना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुभुज कहते हैं। उसे बहुभुज कहते हैं। ऐसी सरल और बंद आकृति जो दो से अधिक भुजाओं से बना हो, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ठीक है, देखो तो लिख लिया। फिर एग्जांपल में इसका हम ले सकते हैं। देखो, जैसे त्रिभुज, ये क्या है? त्रिभुज है। अब त्रिभुज पे विचार करो। देखो, इस बात ये जो बात यहाँ लिखे हैं, ये त्रिभुज इसको फॉलो कर रहा है। यानी इसका ये जो भी बातें इसमें लिखी हुई है, क्या ये इस पर वो क्या बोलते हैं उसको, इसमें अप्लाई हो रहा है? कहने का मतलब कि देखो क्या बोले, ऐसी सरल, तो ये सरल है ना। सरल क्यों है? क्योंकि ये जिन भुजाओं से बना हुआ है, ये त्रिभुज जिन भुजाओं से बना हुआ है, वे कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटा है। ठीक है, उसके बाद और क्या है? बंद। ये बंद भी है कि नहीं? उसके बाद और क्या है?
जो दो से अधिक, तो इसमें दो से अधिक भुजा भी है यानी 3 भुजा है, तो ये सारा बात को क्या कर रहा है, सारा बात को ये फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ जो भी बातें लिखी है वो इसमें सही सही बैठ रहा है, ठीक है, सही से उसका पालन हो रहा है। तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज बहुभुज का क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया। त्रिभुज क्या हो गया, बहुभुज का एक उदाहरण हो गया। फिर देखो यार ये वर्ग बना है, ठीक है, तो वर्ग में भी देखो दो से अधिक भुजा है, सरल भी है और क्या है, बंद भी है, इसलिए क्या हो गया, बहुभुज हो गया। फिर चतुर्भुज भी ले सकते हैं हम लोग, आयत भी ले सकते हैं, चतुर्भुज भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखो षष्ठभुज भी ले सकते हैं, ये षष्ठभुज हो गया, षष्ठभुज भी ले सकते हैं। 6 भुजा से बना, ये कटा हुआ नहीं है, ठीक है, 6 भुजा से बना हुआ बहुभुज को क्या बोलते हैं, षष्ठभुज बोलते हैं। चलो इसको उतारो, उतार दिया, सब उतार दिया तो ठीक है। ये तुम लोग नहीं पढ़ा था ना, ये नहीं पढ़ा था तुम लोग, इससे पहले पढ़ा है ये जो पढ़ा रहा है ये पढ़ा था, पहले पढ़ा हुआ है, इसी तरीके से पढ़ा हुआ था, ऐसे ही पढ़ा था ना, हाँ लेकिन कितना बजे देखिए जाकर पहुंच गए। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बहुभुज समझ चुके हैं। बहुभुज के बाद हम लोग समझने वाले हैं विकर्ण। किसको समझने वाले हैं? विकर्ण। ठीक है, विकर्ण को इंग्लिश में डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायग्राम। ठीक है, विकर्ण किसको कहते हैं? विकर्ण के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ
जैसे हम यहाँ पे बनाए आयत, ये क्या है? आयत है, बस ये आयत है। अब देखो क्या होगा, ठीक है, आयत है यहाँ। देखो हम लोग को समझना है विकर्ण, तो आयत का एक हम लोग चित्र बना दिए, आयत का फिगर आकृति बना दिए। अब देखो आयत की जो ये दोनों भुजाएं, यानी ठीक बगल में जो भुजा, अगर देखो यहाँ, ठीक है, ये दोनों ठीक बगल में जो भुजाएं हैं, ये दोनों ठीक बगल में जो भुजाएं हैं, ये दोनों ठीक जो बगल में भुजाएं, ये दोनों ठीक जो बगल में भुजाएं, ये दोनों ठीक जो अगल बगल में भुजाएं हैं। जो अगल बगल की भुजा है, यानी जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगल बगल की भुजाएं जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं आसन्न भुजाएं। उसको क्या बोलते हैं? आसन्न भुजाएं। जो एक दूसरे से जुड़ा है, इसको ये जो एक दूसरे से जुड़ा है, इसको बोलेंगे आसन्न भुजाएं। जैसे इसका अगर नाम देते हैं हम लोग ए बी सी डी, तो देखो अब हम लोग नाम दे सकते हैं, जैसे एडी, एडी और एडी और क्या ले बोलो तो, या एबी लो, ऐसे एबी लो, अच्छा नहीं, जैसे एबी और बीसी और बीसी, देखो एबी भुजा हुआ ये वाला, ठीक है। यहाँ पहले देखो तुम, इधर कसो, इधर कसो, इधर कसो, हाँ, क्या ध्यान है, पहले समझना है, बाद में लिखना है, ठीक है। यही गलती हम लोग भी करते थे पहले, लिखने के चक्कर में खाली बात कुछ न समझ में आता है बात समझ में, पहले समझ लेना, लिखो चाहे नहीं लिखो, समझने पे ध्यान देना है, इससे भी लेके बाद में लिख लेना है बात समझ में। लेकिन बाद में कौन समझाएगा? देखो ए बी जो भुजा है, देखो ये भुजा का नाम ए बी हो गया, ए बी भुजा, समझ में आ रहा है। और इस भुजा का नाम क्या है? बी सी। तो ए बी भुजा और बी सी भुजा जो है कहाँ पे मिला है? देखो तो ए बी और बी सी भुजा कहाँ पर मिला है? ये पॉइंट है, ये बिंदु बी पर मिला है कि नहीं मिला है? बोलो। ये भुजा ऐसे ए बी ऐसे आया और बी सी ऐसे गया, ये एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु है बी, एक बिंदु बी है ना, इस पर ये दोनों भुजा मिला, तो इस बिंदु पे ये दोनों भुजा मिल गया, ये दोनों भुजा एक बिंदु पे मिला, इसीलिए इन दोनों भुजाओं को क्या कहेंगे? आसन्न भुजाएं। इन दोनों भुजाओं को क्या कहेंगे? आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं। ये क्या हो गया? ए बी और बी सी क्या हो गया? आसन्न भुजाएं हुआ। ए बी और बी सी क्या हो गया? आसन्न भुजा हो गया। फिर देखो यहाँ बी सी और सी डी, बी सी और सी डी, बी सी और सी डी, देखो बी सी और सी डी, तो देखो BC और CD, देखो BC और CD क्या है उसको ध्यान दो, देखिए ये हो गया BC और ये हो गया CD, ये एक बिंदु C पर मिला हुआ है, दोनों एक दूसरे से C पे जुड़ा हुआ है, C पे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों क्या है? ये दोनों आसन्न भुजा है। तो BC और CD क्या हो गया? आसन्न भुजा है, ठीक है। BC और CD क्या हो गया? आसन्न भुजा है। फिर देखो तुम लोग अगला बताओ, तुम लोग अगला बताओ आसन्न भुजा कौन है? CD और DA, CD और DA, तो देखो CD और DA, देखो यहाँ इस बिंदु D पर मिला है, मिला है ना, तो CD और DA, CD और DA, तो DA को हम लोग AD भी लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। AD ये क्या हो गया? आसन्न भुजा हो गया। और है, और आसन्न भुजा है इस पे बताओ तो, और है आसन्न भुजा है, देखो और है, देखो DA और AB, DA और AB नहीं मिला यहाँ,
ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा इसको DA ही कर दो, ठीक है, तब सही रहेगा, क्योंकि अगला DA यूज करने वाले हैं। DA और AB, DA और AB भी क्या है बोलो तो आसन्न भुजा है। DA और AB भी क्या है आसन्न भुजा। आसन्न भुजा तुम लोग समझ गया सर, आसन्न भुजा तुम लोग समझ गए। आसन्न भुजा को इंग्लिश में एडजेसेंट साइड्स कहते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड। उतना इंग्लिश में सीखना है फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम लोग भी नहीं जानते थे बचपन में, हालांकि तो ये तो पढ़े भी नहीं, जब 8 क्लास में थे तो ये बुक नहीं था, दूसरा बुक था, और उस समय ये सब नहीं पढ़े थे। ये सब पढ़े कब, जब हम स्टूडेंट को पढ़ाने लगे, तो अब पढ़ा रहे हैं तो उसको समझाना है। ये देखो, एक पढ़ाना हुआ कि बस पढ़ा देना, जो आता है वो बता देना, और एक पढ़ाना हुआ कि जितना चीज है किताब में सारे चीजों को समझाना। ये दो तरीका हो गया पढ़ाने का। एक तरीका होगा कि हमको जो आता है वो तुमको बता देना, ठीक है, और एक तरीका हुआ कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे 8 क्लास का ये बुक स्टार्ट की, इसमें सारा जितना सारा बात है वो सारा तुम लोग को बताना। तो सारा बात बताने के लिए पढ़ना पड़ता है बात समझ में। तो उस समय ये नहीं आता था, तो इसको पढ़े समझे सीखे। बड़ा होने पे थोड़ा सा बुद्धि आगे को थोड़ा सा बढ़ता है, तो बातों को समझता है, तो बातों को समझ के फिर बच्चों को सिखाए। आया बात समझ में? फिर अभी तुम लोग को बता रहे हैं। अब देखो आसन्न भुजा तुम लोग सीख लिया। आसन्न भुजा बताने का मेरा उद्देश्य क्या था? आसन्न भुजा बताने का मेरा उद्देश्य क्या था? आसन्न भुजा बता के हमको कुछ और बताना था, ठीक है। हमको तुम लोग को समझाना है विकर्ण, तो विकर्ण समझाने के लिए हमको आसन्न भुजा समझाना पड़ा है बात समझ में। अब जैसे देखो, मान लो कोई दूसरा भी तुमको पढ़ाएगा तो विकर्ण के बारे में तुमको डायरेक्ट ऐसे समझा देता कि देखो बाबू ये आयत है और ये दोनों कोना को मिला दिए, ये उसका क्या हो गया विकर्ण हो गया। तुमको डायरेक्ट इतना समझा देता हो गया। लेकिन अब बोलेगा सर, वो बच्चा बोल देगा कि सर ये भी तो विकर्ण हो सकता है, तो उसका क्या जवाब है? उसका जवाब ये विकर्ण नहीं है। लेकिन कैसे विकर्ण नहीं है? तो ऐसे विकर्ण नहीं है कि जब हम लोग दो आसन्न भुजाओं को मिला देते हैं, जैसे देखो यार आसन, जैसे ये आसन्न भुजा है AB और BC, ठीक है, तो AB और BC जो है, तो ये इसका विकर्ण नहीं हुआ। विकर्ण कौन सा होगा? विकर्ण देखो क्या होगा, विकर्ण देखो क्या हुआ, ये विकर्ण AC हुआ। विकर्ण क्या हुआ? AC, यानी दो ठो अगल बगल की भुजा जो है इसको छोड़ के, यानी ये आसन्न भुजा को छोड़ के अगला जो आसन्न भुजा में मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। तो इसमें कितना विकर्ण खींचा जा सकता है? 2 विकर्ण खींचा जा सकता है। कौन कौन? एक हुआ AC और दूसरा हुआ BD। एक विकर्ण हुआ इसका AC और दूसरा विकर्ण क्या हुआ? BD। ये आसन्न भुजा के साथ साथ हम लोग एक और चीज समझ सकते हैं कि मान लो ये आयत है, तो ये दोनों भुजा का ये क्या हुआ? ये दोनों तो आसन्न भुजाएं हुई, ये दोनों क्या हुआ? आसन्न भुजाएं। अच्छा, और ये जो कोण जो बना हुआ है, यहाँ कोण भी तो बना हुआ है, ये जो कोण है और एक कोण ये है, ठीक है। तो ये दोनों कोण भी सर आसन्न कोण होगा, अगल बगल की कोण आसन्न कोण होगा। ये दोनों कोण क्या होगा? आसन्न कोण। जब ये दोनों भुजाएं क्या आसन्न भुजा है,
तो ये क्या आसन्न कोण होगा? बोलो, आसन्न कोण होगा क्या? आसन्न कोण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आसन्न कोण? हम लोग आसन्न भुजा के बारे में समझे। ये दोनों भुजा एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है? ये आसन्न भुजा है। अगल बगल में है इसीलिए क्या है? आसन्न भुजा है। लेकिन ये कोण जो बना ये इन दोनों भुजा की मदद से बना है। ये कोण कब बना? जब ये दोनों भुजा इस बिंदु पे मिला तो एक कोण का निर्माण हुआ है। बात समझ में? तो ये आसन्न कोण, इन दोनों कोणों को आसन्न कोण कह सकते हैं। अकेला ये आसन्न कोण नहीं होगा। तो विकर्ण तो लोग समझा, विकर्ण किसको कहेंगे? ये दोनों आसन्न भुजा, ये और ये शीर्ष जो है, ये शीर्ष हुआ, ये शीर्ष और ये शीर्ष, ये दोनों शीर्ष क्या हुआ? आसन्न शीर्ष बोलेंगे। ये और ये जो शीर्ष हुआ, यानी जो इससे इसका शीर्ष, जो कोना इसका बना, इन दोनों भुजाओं की मदद से जो कोना बना तो इसको शीर्ष बोलेंगे। तो ये शीर्ष और ये शीर्ष क्या हुआ? आसन्न शीर्ष हुआ। और ये दोनों कोण जो है ये क्या हुआ? आसन्न कोण हुआ। ये आसन्न कोण हुआ और ये आसन्न शीर्ष हुआ और ये दोनों आसन्न भुजाएं हुई। तो समझ में आ रहा है? ये दोनों शीर्ष आसन्न शीर्ष हो गया, अगल बगल में इसीलिए आसन्न शीर्ष। ये दोनों भी आसन्न शीर्ष, ये दोनों भी आसन्न शीर्ष, ये दोनों भी आसन्न शीर्ष, ये दोनों भी आसन्न शीर्ष। और ये कोण और ये कोण आसन्न कोण, ये कोण और ये कोण आसन्न कोण, ये कोण और ये कोण आसन्न कोण, ये कोण और ये कोण आसन्न कोण। ठीक है? अभी तुम लोग ये सब चीज नहीं जानेगा तो 9th क्लास में बहुत दिक्कत होने वाला है। 9th क्लास में तुम्हारा जो ज्योमेट्री का जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें बहुत यूज होगा इसका। आसन्न कोण, आसन्न भुजाएं, आसन्न शीर्ष बहुत यूज होने वाला है उसका। 9th क्लास में ज्योमेट्री पूरा भरा हुआ है। 9th क्लास में चैप्टर 5 से ज्योमेट्री शुरू होता है और बहुत आगे तक है ज्योमेट्री। हमको याद नहीं है, 5 भी है, 6 में त्रिभुज है, 5 में तुम्हारा यूक्लिड क्या ज्यामितीय समझ है, फिर 6 में तुम्हारा त्रिभुज है, 7 में भी है, 8 में भी है। ठीक है? बहुत सारा चैप्टर है उसमें ये ज्यामिति का। 9th क्लास में सबको समझना बहुत जरूरी है और इससे बच्चा लोग भागता है। ये जो है ये वाला ठीक है, बच्चा लोग को ये वाला ठीक लगता है, 2x + 5x ये सब ठीक लगता है। बीजगणित, उसको बीजगणित बोलते हैं, अलजेब्रा, ये सब सही लगता है बच्चों को। लेकिन जब ये वाला आता है इससे क्या होता है? दूर भागता है स्टूडेंट, दूर, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। और इसको समझाने के लिए उस तरह का समझाने वाला भी होना चाहिए। है बात समझ में? तो हम लोग समझे कि विकर्ण किसको कहते हैं। तो इसको विकर्ण कहेंगे, यानी दो आसन्न शीर्षों को छोड़कर, जैसे ये एक शीर्ष लिए और इसके आसन्न शीर्ष जो ये बी हुआ उसको छोड़ के अगला शीर्ष से जो रेखाखंड मिला है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। ठीक है? इसमें बहुत सारा चीज समझने के लिए है इस चैप्टर में। उत्तल आकृति किसको कहते हैं, अवतल आकृति किसको कहते हैं। ठीक है? अब अगले दिन बताएंगे। आज तो इतना ही, लोग को बहुत सारा चीज बता दिए हैं हम, है कि ना? इतना इसको बना लेगा।
मोबाइल हाँ हाँ